मुनीर ऑफिस में था जब इसे हातिम की कॉल मौसूल हुई। वो मुस्कुराते हुए कुर्सी से उठा और खिड़की के पास खड़े होते हुए फ़ोन कान से लगा लिया। जी शहज़ादे जी, कहो कैसे हो और कहाँ सैरें करते फिर रहे हो? वो मज़े लेता हुआ बोला। सैर का एक फ़ायदा हो गया भैया जी, जमील खाकवानी की सारी खबरें मुझ तक पहुँच चुकी हैं और इसलिए आपको फ़ोन कर रहा हूँ। हातिम ने इसे बर वक्त इत्तला फराहम की। क्या बोल रहा है, ये तो कमाल हो गया। डेट भी लग गई और जानकारी भी मिल गई। वो तौसीफ़ी लहजे में बोला। और जानकारी भी बड़े काम की मिली है भैया जी। खाकवानी को हमारे इक़दाम के बारे में पता चल चुका है और वो जले पैर की बिल्ली बना हुआ है इस वक्त। पता लगा है वो मेरी हाउसिंग सोसाइटी को जाली करार देने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन साथ ही आप भी मोहतात रहना, वो ज़रूर आपसे भी राब्ता करेगा क्योंकि वो शुगर मिल आपके नाम पर है और इसकी नज़र में आप ही इसके मालिक हो। तो सोच लो कि इसे कैसे डील करना है। मैं अभी कबीर साहब की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि इससे पहले कि वो हम पर वार करे, मैं उल्टा इसे ही परेशानियों में घेर लेना चाहता हूँ। हातिम कुछ ऐसे लहजे में बोला कि मुनीर के कान खड़े हो गए। अबे तू करना क्या चाहता है? जिस रफ्तार से तो इसे सदमे पहुँचा रहा है, मुझे लगता है या तो इसने खुदकुशी कर लेनी है या फिर तेरे पर खुदकुश हमला कर देना है। वो मज़ाहिया अंदाज में बोला तो हातिम की हंसी निकल गई। अब जो भी हो, मैं हमेशा इससे एक कदम आगे रहना चाहता हूँ। हातिम पुरी यकीन लहजे में बोला तो वो इंशाल्लाह बोल कर लाइन काट गया और दूर आसमान पर सितारों को देखने लगा। वक़्त की बात है, अभी कल की ही बात लगती है जब मैं लोगों को चूना लगाकर हराम के 4 पैसे कमा लेता था और आज इतना पैसा है कि मुझे खुद भी याद नहीं रहता। वो खुद से बोला और वापस पलटने लगा कि एक बार फिर इसका मोबाइल बज उठा। इसने मसरूफ़ से अंदाज में स्क्रीन पर नज़र डाली जहाँ शाजिया का नाम जगमगा रहा था। इसने मुस्कुराते हुए कॉल अटेंड की। कैसी हो जनाब? अरसा ही हो जाता है तुम्हारी आवाज़ सुनी। इसने हत्युल इम्कान कोशिश की थी साफ़ उर्दू बोलने की। तो तुम याद कर लिया करो ना, या ये भी सिर्फ मेरा ही काम है? शाजिया ने उल्टा इससे शिकवा कर डाला। मैं तो बस तुम्हारी वजह से लिहाज करता हूँ, वरना दिन रात तुम्हें डिस्टर्ब करता रहूँ। वह हंसते हुए बोला तो शाजिया चुप हो गई। क्या हुआ, खामोश क्यों हो गई? वो बेचैनी से बोली। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है मुनीर, प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करना। शाजिया कुछ ऐसे अंदाज में बोली कि इसके दिल में ढेरों वसवसे जन्म लेने लगे। देखो कोई ऐसी बात न करना कि मेरा दिल रुक जाए। एक तुम्हें छोड़ने के अलावा हर बात सुन सकता हूँ, वो बेबसी से बोला। बस फिर अपनी बात पर कायम रहना। वो कुछ ऐसे लहजे में बोली कि इसका सांस रुकने लगा, लेकिन वो खामोश ही रहा। जो बात मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ इसका जिक्र मैंने किसी से नहीं किया। अगर फिर भी तुम्हारा फैसला बरकरार रहा तो मैं खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझूंगी। वो राह हमवार करते हुए बोली। अब बोल भी दो यार, क्यों जान निकालने पर तुली हो? वो बेकरारी से बोला। अगर मैं कहूँ कि मैं वैसी पाक साफ़ नहीं हूँ जैसी तुम समझते हो तो तुम्हारा क्या रद्द-ए-अमल होगा? वो अचानक से बोली तो इसे कुछ समझ ना आया। क्या कह रही हो, खुलकर बात करो। वो नासमझी से बोला। देखो मैं चाहती हूँ कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता नेक नियति और सच की बुनियाद पर बने। अगर तुमने इनकार भी किया तो मैं तुम्हें कोई दोष नहीं दूंगी, किस्मत की करनी समझ कर भूल जाऊंगी। लेकिन अगर फिर भी तुम मुझे कबूल कर लेते हो तो ये तुम्हारा बड़ा बन होगा। वो जाने क्या बात कर रही थी, इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। यार बात तो बताओ ना, ऐसे पहेलियाँ क्यों बुझवा रही हो? अब की बार वो चिढ़ ही गया था। मुनीर, मेरी ज़िंदगी इतनी साफ़ नहीं है जितनी कि तुम समझते हो। मैं बहुत रूली हूँ, बर्बाद हुई हूँ। वो भीगे लहजे में बोली और फिर नासिर से शादी होने के बाद से लेकर जमशेद के ऑफिस में काम और फिर कबीर साहब के घर जाने तक इसने एक एक बात सच सच मुनीर के गोश गुजार कर डाली। मैं बार बार बर्बाद हुई हूँ मुनीर। अगर कबीर साहब न मिलते तो जाने मेरी मंजिल क्या होती। फैसला अब तुम पर है। मेरे दिल में जो बात छुपी हुई थी वो मैंने तुमको सच सच बता दी। आखिर में वो भीगे लहजे में इसे कह रही थी और वो अपनी जगह सुन होकर रह गया। इतना सब कुछ बीत गया तुम्हारे साथ और तुम मुझे अब बता रही हो? वो गुस्से से बोला तो शाजिया खामोश हो गई। तुम मुझे इस वक्त नहीं बता सकती थी जब वो तुम्हें ये सब करने पर मजबूर कर रहा था, या तुम्हें भी ये सब अच्छा लगना शुरू हो गया था? वो तलख लहजे में बोला तो शाजिया फट पड़ी। बकवास बंद करो मुनीर, तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसी बात करते हुए? अरे तुमसे कुछ नहीं छुपाया, एक एक बात तुमको बताई और तुम मुझे ही कसूरवार समझ रहे हो। शर्म से डूब मरो मुनीर, मेरी गलती थी जो तुम पर अंधा एतबार कर गई। इसे लिताड़ते हुए वो फ़ोन ही काट गई, जबकि वो वहीं खड़ा इसकी बताई हुई बातों में खो सा गया। ये सब कुछ इसके लिए नया था और इसलिए शायद वो अपना ज़बत खो बैठा था। ये मैं क्या कुछ बोल गया गुस्से में? मुझे इससे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। वो अफसोस और मलाल की मिली जुली कैफियत से बोला और एक सर्द आह भरते हुए बेदिली से मोबाइल फ़ोन टेबल पर पटक दिया। कबीर साहब से मिलने के बाद वो काफ़ी मुतमईन हो चला था। सारे मसाइल पर इसने खुलकर बात की थी और कबीर ने इसे मुकम्मल यकीन दहानी करवाई थी कि वो हर मामले में ना सिर्फ इसका साथ देगा बल्कि वक़्त पड़ने पर ख़ुद भी सामने आएगा। सर जी, मुझे केमिकल इंडस्ट्री में दाखिल होना है, कुछ भी हो जाए, लेकिन अब ये मेरी ज़िद ही समझ लें। मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, अब बहुत हो गया।
वो गुस्से से बोला तो कबीर मुस्कुरा उठा। मेरा एक जानने वाला है, वो जमील खाकवानी की टक्कर का बंदा है और इसे केमिकल इंडस्ट्री में ही काफ़ी अर्सा टफ टाइम दिए रखा है इसने। लेकिन अब इसकी फैक्ट्री की वो हालत नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, क्योंकि अब वो दूसरे मुल्क शिफ्ट हो गया है और इसकी फैक्ट्री बस खर्चे ही पूरे कर रही है। अगर तुम चाहो तो मैं इससे बात कर सकता हूँ, लेकिन एक बात तो बताओ, इतनी सारी फैक्ट्रियाँ तुम मैनेज किस तरह से करोगे? कबीर हंसते हुए बोला तो इसकी अपनी भी हंसी निकल गई। जैसे बाकी दो कर रहा हूँ इसे भी कर ही लूँगा, बल्कि सच पूछे तो इसे ही वक़्त दूंगा, क्योंकि किसी का जीना जो हराम करना है। वो हंसते हुए बोला तो कबीर गहरी सोच में डूब गया। 1 मिनट, फिर कल से क्यों, अभी से शुरू करते हैं। कबीर मुस्कुराते हुए बोला और मोबाइल उठाकर कॉल मिलाने लगा। जनाब आसिम सहगल साहब, कैसे हैं आप? दूसरी तरफ से रब्ता होने पर कबीर अपनी गंभीर आवाज़ में बोला। चले याद तो आ गई ना, ये बताएं आजकल क्या चल रहा है और पाकिस्तान से भागने का क्यों सोचा आपने? कबीर मतलब की बात करने पर इसे हमवार करने लगा। ये तो कोई मसला नहीं, बस आपकी फैक्ट्री में दिलचस्पी हो गई थी, मैं चाह रहा हूँ इसे ख़रीद लूँ। आप क्या बोलते हैं? कबीर इससे पूछ रहा था, जबकि वो कबीर के सामने बैठा इसकी शक्ल देखकर होने वाली बात का अंदाज़ा लगा रहा था। हो जाएगा, बल्कि आप समझिए आप सेनेटर बन गए। अभी होने वाले हैं इलेक्शन सेनेट के, आपका स्पॉन्सर पक्का है मेरे पास, बस आपने मेरा काम करना है और जल्दी करना है। कबीर मुस्कुराते हुए बोला और सलाम दुआ के बाद लाइन काट दी। यार हातिम मंजूर, तुम बहुत लकी इंसान हो, मिट्टी में भी हाथ डालते हो तो वो सोना बन जाती है। अब देखो वो बंदा सेनेटर बनना चाहता है, लेकिन इसके पास सरमाया नहीं। हम इससे फैक्ट्री भी सस्ते दामों ख़रीदेंगे और इस पर एहसान करते हुए इसके सेनेटर बनने पर पैसा भी लगाएंगे। जितना पैसा लगेगा वो हम बाद में इससे वसूल करते रहेंगे, लेकिन तुम्हें एक बड़ी मजबूत पोस्ट पनाही हासिल हो जाएगी। कबीर इंकशाफ करते हुए बोला तो वो सारी बात समझते हुए सर हिला गया। और फैक्ट्री वो कब तक आ जाएगी हमारे पास? इसकी सुई फैक्ट्री पर ही अटकी हुई थी, चाहो तो कल से ही चले जाओ वहाँ। अब तो ये तुम्हारा नहीं बल्कि आसिम सहगल का जल्दी मचाने का वक़्त है। मुझे तो लगता है कि वो 1-2 दिन में ही फ़्लाइट पकड़कर पाकिस्तान आ जाएगा। कबीर ने हंसते हुए इसे बताया तो वो भी मुस्कुरा उठा। यानी एक तीर से 2 शिकार हो रहे हैं, फैक्ट्री भी हाथ आ जाएगी और खाकवानी को मसरूफ़ रखने का वसीला भी मुयस्सर आ जाएगा। वो हंसते हुए बोला तो कबीर भी हंस पड़ा। जी जनाब, अब समझ आइए आपको कि हम खेल क्या खेलने वाले हैं। कबीर इसकी अकल पर मातम करते हुए बोला तो वो थोड़ा शर्मिंदा सा हो गया। चले सर जी, मैं निकलता हूँ, फिर जैसे ही कोई अपडेट हुई तो आप मुझे बताइएगा। उठते हुए बोला तो कबीर भी उठ खड़ा हुआ। ठीक हो गया जवान, पैसा तैयार रखना, इलेक्शन में अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए। कबीर एक बार फिर इसे तंबीह करते हुए बोला तो वो खामोशी से सर हिलाता हुआ वहाँ से निकल गया। जमील खाकवानी का बस चलता तो अगले दिन ही हातिम का बट्टा बिठा देता, लेकिन आजकल चूँकि सेनेट के इलेक्शन होने वाले थे इसलिए तमाम इदारे मसरूफ़ थे और इनका काम बेहतर तौर पर नहीं हो सकता था, इसलिए उन्होंने इस काम को कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर दिया। इस रात भी वो लाउंज में बैठे खबरें देख रहे थे, जबकि हुरैन इनके साथ बैठी मोबाइल पर गेम खेलते हुए पॉपकॉर्न खाने में मसरूफ़ थी। जब एक ख़बर पर इनके कान खड़े हो गए और उन्होंने टीवी की आवाज़ ऊंची कर दी। आसिम सहगल पाकिस्तान आ चुके हैं और सेनेट की नशिस्त पर उन्होंने एक सेनेटर के इंतकाल के बाद टेक्नोक्रेट के कोटे पर अपने कागजात जमा करवाए हैं। याद रहे कि आसिम सहगल केमिकल की फील्ड से वाबस्ता हैं और इस मद में उन्होंने टेक्निकल ट्रेनिंग भी हासिल कर रखी है। हुकूमती पार्टी से मामला तय होने के बाद ही वो अपने कागजात जमा करवाने में कामयाब हुए हैं। न्यूज़ कास्टर और बहुत कुछ बोल रही थी, लेकिन जमील साहब के कान आसिम सहगल का नाम सुनने के बाद सुन्न हो गए थे। आसिम सहगल का पाकिस्तान आना और फिर सेनेट के इलेक्शन में शमूलियत इख्तियार करना इस बात का इशारा था कि इनका वास्ता एक और बला से पड़ने वाला है। कि वही आसिम सहगल था जिसने इन्हें केमिकल इंडस्ट्री में वक्ता डाल कर रखा हुआ था और इन्हें बड़ा टफ टाइम दिया था। फिर इसका जवान बेटा मर गया और वो सब छोड़ छाड़ कर इंग्लैंड में सेटल हो गया। अब इसे क्या मौत पड़ी है जो ये दोबारा से नाजिल हो गया है? वो खोए हुए लहजे में बोले तो हुरैन ने चौंक कर इन्हें देखा। क्या हुआ बाबा, सब ठीक तो है ना? वो इन्हें परेशानी से देखते हुए बोली। कुछ नहीं यार, पहले वो एक हातिम नाम की बला चिमटी हुई थी, अब ये आसिम सहगल नाम का दियो भी चिमटने के लिए तैयार हो गया। वो हसरत भरे लहजे में बोले तो हुरैन हैरत से इन्हें देखने लगी। अब ये आसिम सहगल कौन है? इसके मुंह से यही अल्फाज निकल सके। फिर कभी बताऊंगा, अभी तो मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि क्या करना है और कैसे करना है। वो लाचारी से बोले तो हुरैन खामोश सी हो गई और वहाँ से उठे और अपने कमरे में आकर मोबाइल पर कॉल मिलाई। हाँ जी मुजफ्फर साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि आसिम सहगल सेनेट का इलेक्शन लड़ रहा है। यार ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वो परेशानी के आलम में बोले। तो इसे फंडिंग कौन कर रहा है? क्योंकि जहाँ तक मैं इसे जानता हूँ वो तो बिल्कुल ही फक्कड़ हो चुका था, फिर ये चला हुआ कारतूस कैसे बंदूक तक पहुँच गया? दूसरी तरफ की बात सुनने के बाद वो मज़ीद परेशानी से बोले, चलो देखते हैं क्या होता है। अब अगर वो पावर में आ गया तो मेरा तो कारोबार समझो ख़त्म ही हो गया। सारे बिल इसके पास आते हैं मंजूरी के लिए,
वो कुछ पास करेगा तो हम काम चलाएंगे ना। और आप तो जानते हैं कि कैमन हमेशा सेनेटर की रहमो करम पर ही रहता है। वो अपना दुखड़ा रोने लगे। चलें जो भी हो, मुझे अपडेट रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। फ़ोन बंद करके वो वहीं सोफे पर ढेर हो गए। एक परेशानी ख़त्म होती नहीं थी कि दूसरी सर उठाना शुरू हो जाती थी। इनकी हिम्मत अब जवाब देना शुरू हो गई थी और इतना परेशान तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं हुए थे जितना पिछले कुछ दिनों से हो रहे थे। एक मनहूस क्या गम था जो साथ ही दूसरा भी नाजिल हो गया। लगता है मेरा बुरा वक़्त आने वाला है। वो दोनों हाथों से अपना सर थाम गए। देख लूँगा, सबको देख लूँगा। मैंने भी इनका जीना हराम न किया तो मेरा नाम भी जमील खाकवानी नहीं। इनकी अड़दर्मी एक बार फिर से लौट आई और वो इरादा बांधते हुए उठ खड़े हुए। इन्हें अभी बहुत कुछ करना था, इससे पहले कि सब कुछ इनके हाथ से निकल जाता। इन्हें हर हाल में आसिम सहगल को राह से हटाना था, वरना वो इनकी जड़ों में बैठ जाता। ड्राइवर को गाड़ी निकालने का बोलते हुए वो फौरी तौर पर निकल पड़े। इन्हें बहुत से लोगों से मुलाकातें करनी थी जिन्हें वो अब तक अपने MNA होने की फैज़याबी बख्श रहे थे। अब वक्त आ गया था कि इनसे मदद ली जाए और वो पूरी यकीन थे कि हालात इनके काबू में आ ही जाएंगे। या आर या पार के मुस्ताक पर अमल करते हुए वो एक फ़ैसले पर पहुंच चुके थे और अब इन्हें सिर्फ वक्त का इंतज़ार था। फ़ोन बंद करके वो बहुत रोई थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि मुनीर इसे ऐसा बोल सकता है। अपनी तरफ से तो इसने सबको मना लिया था, लेकिन ये नहीं जानती थी कि असल फ़ैसला तो मुनीर की हाँ या ना से होगा। कर दो, खुद से दूर कर दो मुनीर। मेरे पास वैसे भी खोने के लिए कुछ नहीं बचा, सब कुछ लुटा कर तुम्हारे पास आई हूँ। वो करब से आंसू बहाते हुए बोली और फिर इसकी सारी रात रोने में ही गुजर गई। सुबह जन्नत बीबी इसके कमरे में आई तो इसने अपना मुंह रज़ाई में छुपा लिया कि कहीं इसकी सूजी आंखें इसके दिल का अहवाल न बता दें। जन्नत बीबी को वापस जाने का बोलकर वो उठी और वाशरूम में जाकर ठंडे पानी से छींटे मारने पर मुंह की हालत दोबारा संवरी। लेकिन इसके अंदर जो आग लगी थी वो इस पानी से नहीं बुझ सकती थी। सपाट चेहरे के साथ वो टीवी लाउंज में पहुंची तो कोई इसकी शक्ल देखकर अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि इसके दिल में क्या चल रहा है। खुद को छुपाना इसे आ गया था, बल्कि वक़्त इसे सिखा गया था। नाश्ते से फारिग होकर जन्नत बीबी ने इसे सब्जियां काटने के लिए दी और ख़ुद आतिम के साथ मार्केट के लिए निकल गई। वो उदास सी काम में लगी हुई थी कि इसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर मुनीर का नाम देखकर इसने कॉल काट दी। अब कहेगा कि अगर ये सब कुछ पहले बता दिया होता तो हम इतना आगे न जाते। वो मुंह बनाते हुए बोली और दोबारा से काम में लगी। लेकिन एक बार बंद होकर इसका मोबाइल फिर मुतवातिर ही बजने लगा। क्या मसला है? मुझे कुछ नहीं सुनना और ना ही कोई एक्सप्लेनेशन देनी है। जो जी में आए करो यार, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो फ़ोन उठाते ही फट पड़ी। एक मिनट, अरे सांस तो ले लो। ये क्या? फ़ोन उठाते ही शुरू हो गई। इसे मुनीर की झिंझलाई हुई आवाज़ सुनाई दी। ना मुझे बात सुननी है और ना ही सांस लेनी है। तुम फ़ोन रखो। इसके गुस्से में ज़रा भी फ़र्क नहीं आया था। हुआ क्या यार? तुम तो ऐसे शुरू हो गई हो जैसे अपने को तुम्हारा उधार देना हो। मुनीर बेबसी से बोला। जो भी उधार था कल बराबर हो गया। मैं तुम्हारे काबिल नहीं, ये कल मुझे पता लग गया है। जो भी उधार था कल बराबर हो गया है। मैं तुम्हारे काबिल नहीं, ये कल मुझे पता लग गया है। अब फ़ोन करने की तुक नहीं बनती। वो चिढ़ते हुए बोली। रात भर रोने से इसकी आवाज़ भारी हो रही थी। मेरी खाला से बात कराओ, तुमने तो सुननी नहीं अपनी। मुनीर जिच होते हुए बोला। वो घर पर नहीं है, कोई भी नहीं है। अब प्लीज़ फ़ोन बंद करो। इसने जान छुड़ाते हुए कहा तो वो शराफत से फ़ोन काट गया। अपनी बेबसी पर इसे फिर से रोना आ गया। आंसू मरने के लिए बेताब थे तो वो छुरी सब्जियों की टोकरी में फेंक कर सोफे पर आ बैठी और अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। ख़त्म कर लूँगी मैं खुद को, और मुझ में और बर्दाश्त नहीं। वो करब से सोचते हुए बिड़बिड़ाई और हिचकियों से रोना शुरू हो गई। जाने कितनी देर बीती होगी कि बाहर गेट पर बेल हुई। वो सुस्त कदमों से उठी और मेन गेट के पास पहुंचकर पूछा, लेकिन कोई जवाब न आया। बेल एक बार फिर से बजी तो इसने झिंझलाते हुए गेट खोल दिया। मुनीर इसे धकेलता हुआ अंदर चला आया तो एकदम से बौखला गई। मैंने बात करने से मना किया था और तुम इतने ढीठ और बेशर्म निकले कि घर ही चले आए। वो मुनीर के इस तरह चले आने पर आपे से बाहर हो रही थी, लेकिन मुनीर ने इस पर ही बस नहीं किया और इसका हाथ पकड़कर इसे अंदर लाउंज में ले आया। इधर आ साला, अपने को बस इनसे बात करनी है। वो इधर उधर देखते हुए बोला। मैंने कहा ना घर में कोई नहीं है, तुम्हें एक बार समझ क्यों नहीं आती? वो भीगे लहजे में बोली तो मुनीर इसके सही चेहरे को देखने लगा। ओके, फिर मैं तुमसे ही बात कर लेता हूँ। वो इसके चेहरे को अपनी नज़रों में कैद करते हुए बोला। मुझे कोई बात नहीं करनी और छोड़ो मेरा हाथ। वो अपना हाथ इसके हाथ से छुड़वाते हुए बोली। इस पर एक अजीब तरह का पागलपन सवार हो गया था। मेरी बात सुनो शाजिया बीबी, अगर हालात ने तुम्हें ये वक्त न दिखाया होता और तुम अपनी मर्ज़ी से ये सारे काम कर रही होती, तब भी मुझे तुम्हारा हाल में कबूल हो। मैंने तुम्हारे जिस्म से नहीं, तुम्हारी रूह से मोहब्बत की है और मेरी मोहब्बत इतनी कच्ची नहीं जो ऐसी बातों से इसमें दरार पड़ जाए। मैं आज भी तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ जितनी तब करता था
जब एक मर्तबा पहले तुम्हारे घर में ऐसे ही घुस आया था, वो इससे होश में नहीं लग रही थी, इसलिए इसने जल्दी जल्दी अपने दिल की बात इसके सामने रख दी। वो अचानक से रुक गई और इसके चेहरे को खोजने लगी। तुम झूठ कह रहे हो। कल तुमने कहा था कि मुझे ये सब अच्छा लगता है और मैं अपनी मर्ज़ी से ये सब कर रही थी। वो सुरख आंखों से इसे घूरते हुए बोली, मैंने ये नहीं कहा था कि तुम अपनी मर्ज़ी से ये सब कर रही थी। मैंने सिर्फ इतना बोला, बल्कि पूछा था कि तुम्हें खुद से तो ये सब अच्छा नहीं लग रहा था और यही मेरी गलती थी। मैं गुस्से में था और मुंह से निकल गई बात। तो मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता। वो इसके दोनों हाथ थामते हुए बोला तो वो बेबसी से अपना चेहरा फेर गई। मुनीर, एक बार सोच तो लेते कि कैसी बात मेरे बारे में, अपनी शाजिया के बारे में बोल रहे हो। तुम्हें ज़रा भी एहसास ना हुआ कि कितनी बड़ी बात कह बैठे हो तुम। वो भारी लहजे में बोली और साथ ही इसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। अरे यार रो तो नहीं, इतना बड़ा रिस्क लेकर तुम्हारे घर आया हूँ और तुम मेरे सामने ही रोना शुरू हो गई। वो इसकी ठोड़ी को उंगली से उठाते हुए बोला तो वो अपना हाथ इसके हाथ से निकाल कर रुखी फेर गई। मुझसे नहीं, आप अपनी खाला से मिलने आए हैं। और उठे हुए अंदाज में बोली, वो तो एक बहाना था। जब तुमने बताया कि खाला घर नहीं है तो मैं दौड़ा चला आया। वो हंसते हुए बोला तो इसकी भी हंसी निकल गई। सारी रात रुलाया तुमने मुझे, शर्म तो नहीं आती। वो दांत निकालते हुए वो इसे घूरते हुए बोली तो इसके हसीन चेहरे को देखे गया। मुनीर के यूँ देखने पर इसने अपनी घनी पलकें झुका ली। अब जाओ, अम्मा मार्केट तक गई हैं, किसी भी वक्त आ सकती हैं। अभी वो इतना ही बोली थी कि बाहर गेट खुलने की आवाज़ आई और वो बौखला गई। मुनीर, अम्मा आ गई, अब मैं क्या करूँ। वो जल्दी से इसका हाथ पकड़कर इसे खींचते हुए बोली। मुनीर की अपनी हालत भी नाजुक हो गई थी और वो बदहवास से इसके साथ खींचा चला जा रहा था। अब क्या करे शाजिया, मारे गए, बगैर कुछ किए फंस गया। मुनीर लाचारी से बोला तो इसने एक मुक्का इसके सीने पर जड़ दिया। मेरी जान निकल रही है और तुम्हें चुटकुले छोड़ने से ही फुर्सत नहीं है। वो इसे घूरते हुए बोली और जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए इसे अपने कमरे में लाई और अंदर धकेल कर दरवाज़ा लॉक कर दिया। तेज़ी से वापस नीचे उतरी तो जन्नत बीबी अंदर दाखिल हो रही थी। इसने फ़ौरन से छुरी उठाई और टेबल पर बैठकर गाजर छीलने लगी। तुमसे इतना सा काम नहीं हुआ अब तक। आफरीन है भाई, मैं सारी मार्केट छान आई और ये अभी तक गाजर ही काट रही है। जन्नत बीबी इसे लिताड़ते हुए बोली, बस अम्मा वो तबीयत नहीं ठीक, मैं तो कर रही हूँ ना। वो ज़ुबान दांतों तले दबाते हुए बोली, जल्दी से काट कर दो तो मैं मैक्रोनी बनाऊँ। हातिम कह कर गया था कि आज मैक्रोनी खाएगा। जन्नत बीबी इसे तेज़ी से काम निपटाने का बोल कर खुद किचन में चली गई। इसने जल्दी से गाजरें काट कर इन्हें दी और वापस अपने कमरे में आई, जहाँ मुनीर बदहवास सखड़ाई से मिन्नत भरी नज़रों से देख रहा था। यार बस आज निकाल दो यहाँ से, मेरे बाप की भी तौबा जो आज के बाद दोबारा कभी इधर का रुख किया। वो कानों को हाथ लगाते हुए बोला तो इसकी हंसी निकल गई। इसका हाथ थाम कर वो इसे साथ लिए नीचे आई और किचन में झांका तो जन्नत बीबी मसरूफियत से काम कर रही थी। वो इसे खींचती हुई बाहर पोस्ट तक आई और गेट खोलकर इसे बाहर की जानिब धक्का दे डाला। हाथ की उंगलियों से इसे कॉल का इशारा करती हुई वो आराम से गेट बंद करके अंदर चली आई और किचन में दाखिल होकर जन्नत बीबी के गले में बाजू डाल दिए। जल्दी बनाओ ना अम्मा, बहुत भूख लग रही है। लाड से बोली तो जन्नत बीबी को पतंगे लग गए। काम तुमसे होता नहीं और भूख ऐसे तंग कर रही है जैसे पत्थर तोड़ कर आई हो। चलो मेरी मदद करवाओ तो जल्दी बने खाना, आई बड़ी भूखी। जन्नत बीबी इसे लिताड़ते हुए बोली तो वो खामोशी से सर झुकाकर काम में मसरूफ़ हो गया। हातिम की आसम सैगल से मीटिंग बहुत कामयाब रही थी। पहले तो वो इस छोटे से लड़के को देखकर हैरान ही रह गया, लेकिन जब कबीर साहब ने इसे बताया कि हातिम क्या चीज़ है तो वह मज़ीद हैरत में डूब गया। इसने आपके अजीज़ दोस्त जमील खाकवानी को तंगी का नाच नचाया हुआ है। अभी इसका एक ज़ख्म भरता नहीं है, दूसरा लगा जाता है। कबीर इसकी तरफ देखते हुए बोला तो वो मुस्कुराते हुए सर झुका गया। दोस्त किधर से आ गया वो मेरा, मैं इस जैसे बंदे को मुंह भी ना लगाऊं। ये बताओ कि ये सब होगा कैसे। वो नासमझी से कबीर की तरफ देखते हुए बोला, होना क्या है, आपको सेनेट तक ले जाना और फिर इलेक्शन में कामयाबी दिलवाना हमारा काम है। बदले में आपने अपनी केमिकल फैक्ट्री हमें देनी है। कबीर इसे बताने लगा तो एकदम से परेशान नजर आने लगा। क्या मतलब फैक्ट्री देनी होगी? आपने तो कहा था कि आप इसे खरीदेंगे। उलझन से बोला तो कबीर हंस पड़ा। ओ भाई, मेरा वही मतलब था, आपने हमें बेचनी है और जल्दी बेचनी है। कबीर इसकी परेशानी दूर करते हुए बोला, वही सबसे आपको क्या फ़ायदा होगा? आई मीन जितना पैसा आप मेरी कामयाबी पर खर्च करेंगे इतने में तो वैसी फैक्ट्री लग जाती है। इसकी उलझन सुलझने का नाम नहीं ले रही थी। जनाब फैक्ट्री तो हमें ही मिलेगी, लेकिन एक बात जान लें, हमारा और आपका एक ही दुश्मन है और वो है जमील खाकवानी। ये फैक्ट्री इसकी कमर तोड़ने के लिए है और आप जब हमारी पुश्त पनाही करेंगे तो इसका मुंह तोड़ने में भी आसानी रहेगी। कबीर इसे समझाते हुए बोला तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। और तो ये बात है, यानी कि एक तीर से दो शिकार। वो कबीर की बात समझते हुए सर हिलाकर बोला तो कबीर भी हंस पड़ा। जी जनाब, दो शिकार, और वो भी इंतहाई आसान तरीके से, वरना आपको अरसा लग जाना था ये सब करने में। कबीर आसिम सहगल को देख कर बोला तो वो इसे तौसीफ़ी नज़रों से देखने लगा।
बाकी मानना पड़ेगा आपकी ज़ानत को। और इस हातिम ने तो बाकी मुझे हैरान कर दिया यार, मतलब इतनी सी उम्र में इतने बड़े बड़े काम। आई एम रियली शॉक्ड। वो इसे देखते हुए बोला तो वो मुस्कुरा कर रह गया। बस देखते जाएं आसिम साहब, मैं क्या क्या कमालात दिखाता हूँ। आप बस मुझे फैक्ट्री हैंड ओवर करें, फिर देखिए मैं जमील खाकवानी की सिलेक्शन से पहले ही हालत टाइट कर देता हूँ। वो आसिम सहगल को देखते हुए बोला तो वो रजामंदी से सर हिलाने लगा। कागजी कार्रवाई जब भी हो, लेकिन फैक्ट्री आपकी हुई, जब चाहें और जैसे चाहें इसे चलाएं। आसिम सहगल ने इसे यकीन दहानी करवाई तो वो उठ खड़ा हुआ। ओके, फिर मैं चलता हूँ। आप दोनों गपशप लगाएं और हर चीज़ पर खुल कर गौर करें। मुझे एक दो काम करने हैं। वो इन्हें सलाम करता हुआ वाहन से निकल आया और अपनी लैंड क्रूज़र में बैठकर बुरैन का नंबर मिलाया। मैंने सोचा हाज़िरी लगवा दूँ, फिर मैडम कहती हैं कि मैं वक्त नहीं देता। कॉल मिलते ही वो मुस्कुराते हुए बोला, बड़ी मेहरबानी जनाब की, लेकिन वो क्या है ना, मेरी कॉल वाल से तसल्ली नहीं होती। कहीं लेकर जाओ, कुछ खिलाओ पिलाओ तो फिर पता लगे कि जनाब कितने पानी में है। वो उल्टा इसके ही मत्थे लग गई। एनी टाइम मैं हाजिर, आपका वैसे भी बड़ा उधार है मुझ पर। वो अपनी हंसी दबाते हुए बोला, एक बार खाना क्या खिला दिया, तुमने तो अच्छा खासा उधार ही समझ लिया। कोई नहीं, जब तुम्हारे पास हों पैसे तो तुम भी खिला देना। वो सादगी से बोली तो सीधा इसके दिल में उतर गई। तुम्हारी यही बातें हैं जो मुझे। वो कुछ कहते कहते अचानक से खामोश हो गया। यार तुम मेरी यही बातें क्या करती हैं, वो इसे छेड़ते हुए बोली। मुझे भूख लगा देती हैं, अब भी देखो ना, इधर तुमसे बात हुई और इधर भूख जाग उठी। वो दिल खड़ा करके बोल गया तो हुरैन खामोशी इख्तियार कर गई। कभी तो खुद ऐसी बात कर दिया करो जो मुझे भी खुश कर दे। वो संजीदगी से बोली, ओके कर देता हूँ, अब की बार खाना मैं खिलाऊंगा, और वो भी तुम्हारे फेवरेट स्पॉट पर। अब खुश? वो इसे तंग करने से बाज नहीं आ रहा था। ज़िंदगी सिर्फ खाने का नाम नहीं है हातिम, तुम्हारी तो हर बात खाने से शुरू होकर खाने पर ही ख़त्म हो जाती है। वो चिढ़ते हुए बोली तो इसे हंसी आ गई। बस थोड़ा सेटल हो जाऊँ तो फिर जो चाहे बात करना, अभी तो यही मेरा मसला है, रोटी कपड़ा और मकान। वो मज़े लेते हुए बोला तो हुरैन ने ज़िद छोड़ते हुए लाइन ही काट दी। इसने मुस्कुराते हुए मोबाइल गोद में फेंका और रश में से गाड़ी निकालने लगा।